Hello guys, once again welcome back to our YouTube channel Emosky and Sina Tutorials. So guys, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे, घर पे मस्ती से पढ़ रहे होंगे. ओके तो गाइज आज जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ क्लास 8th का फिर से फोर्स एंड प्रेशर टॉपिक का वीडियो लेकर के. एंड इट इज द 5th वीडियो ऑफ द फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर. फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का ये 5वां वीडियो होने जा रहा है गाइज हम लोग का. ओके और इसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं ये देखते हैं. तो इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रेशर इन लिक्विड्स एंड प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में. लिक्विड्स के बारे में थोड़ा कुछ तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट टाइम. तो अब लिक्विड्स के साथ मैं फ्लूइड्स को मिला रहा हूँ. इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मैं यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी डिस्कस करने वाला हूँ. ओके गाइज, तो लास्ट पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. So in the last part, that is in the part 4 guys, I have described about the topic pressure in the liquids. What I have described? Pressure in the liquids. Okay, and we have got the 3 points from here, that is pressure is directly proportional to depth, pressure is directly proportional to density of the liquid, and pressure is directly proportional to gravity. These are the 3 points that we got on the pressure in liquids topic. Okay guys, that's why if we combine these 3 equations, then we will get P is equals to H rho G. This will becomes the formula. Okay, ऐसा मैंने आप लोग को समझाया था, पढ़ाया था. इसमें H डेप्थ को डिनोट करता है, डेप्थ को. डी रो किसको डिनोट करता है? डेंसिटी को. बच्चों आपको मैंने बताया था कि इट इज रो. इसको एक ग्रीक सिंबल में रो पढ़ा जाता है. ओके, एंड जी फॉर ग्रेविटी. तो ग्रेविटी आप जान ही रहे हो. ओके, तो इन चीजों से रिलेटेड इस टर्म्स को मैंने समझाया था. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन द 5th पार्ट. अब हम लोग 5th पार्ट पे मूव कर रहे हैं. तो 5th पार्ट पे मूव कर रहे हैं तो मैंने यहाँ देखो लिख दिया है गाइज कि ये पार्ट 5th है. और किस चैप्टर का पार्ट 5th है? तो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का. फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का. और स्टैंडर्ड किसके लिए है? ये स्टैंडर्ड 8th के लिए. किसके लिए है? 8th के लिए. ओके गाइस, तो इसमें हम लोग आज क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं? जैसा कि मैंने बताया कि आज एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स में गैसेस के प्रेशर के बारे में. किसके प्रेशर के बारे में? गैसेस के प्रेशर के बारे में. तो मैं इसको इरेज करता हूं. ये तो लास्ट पार्ट का है. लास्ट पार्ट वाला अगर आप चाहो एक्सप्लेनेशन से देखना तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप देखोगे तो वहां पे लिंक दिया हुआ है, तो वहां से देख सकते हो. या फिर गाइस आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही इसका रिवीजन लिया पार्ट 4 का. ज्यादा डिस्क्राइब मैंने नहीं किया. तो पार्ट 4 को हम यहाँ से खत्म करते हैं एंड पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं. ओके गाइज, तो इन द पार्ट 5 फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिफाइन इज that is the pressure in liquids or solids are same. यही हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का होने वाला है गाइस, कि जो प्रेशर इन सॉलिड्स पढ़े और प्रेशर इन लिक्विड्स हमने पढ़ा, तो क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से? सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है. तो जैसा कि आपने लिक्विड्स में प्रेशर के बारे में पढ़ा गाइस, लिक्विड्स में प्रेशर के बारे में पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है H इंटू रो इंटू जी. एंड सॉलिड्स में आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो फिर इसका ऐसा यूनिट क्यों सेम है? ध्यान से सुनना गाइस मेरी बातों को. अगर इसका प्रेशर और इसका प्रेशर दोनों डिफरेंट है तो फिर इसके एसआई यूनिट्स क्यों सेम है? प्रेशर इन लिक्विड्स के लिए भी पास्कल लिखते हैं हम लोग, प्रेशर इन सॉलिड्स के लिए भी पास्कल ही लिखते हैं हम लोग. तो दोनों को हम लोग प्रेशर ही कहते हैं, दोनों का एसआई यूनिट भी सेम है. तो फिर ये सेम क्यों नहीं? और अगर ये सेम है तो आपसे मेरा सवाल ये है, आप अगर कहते हो नहीं सर सेम ही है, तो अगर ये सेम है तो फिर फॉर्मूला डिफरेंट क्यों? ये बताइए. ओके गाइस, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरा कि इसका क्या आप आंसर देते हो. वैसे मैं बताता हूं. ओके, तो इसका आंसर ये है बच्चों कि ये प्रेशर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में सेम है. यस, दे आर सेम.
they are same, but the formula is little bit different because क्यों डिफरेंट है गाइस ये? तो इसलिए डिफरेंट है बिकॉज यहाँ मॉलिक्यूल से अलग अलग तरह के हैं, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर डिफर इन प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफरेंट है ये दोनों, इस वजह से ऐसा होता है, अदरवाइज फार्मूला भी सेम होता। हालांकि अगर हम कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें तो इन दोनों का फार्मूला भी जो है गाइस वो सेम है, इन दोनों के फार्मूला में भी कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। लेट्स टेक द प्रेशर इन सॉलिड इज इक्वल टू F बाई ए। यहां से हम लोग प्रोसीड करते हैं गाइस, F बाई ए से सॉलिड्स का प्रेशर जो होता है, तो इसी प्रेशर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, प्रेशर इज इक्वल टू जो फोर्स बाई एरिया है, फोर्स को मैंने लिख दिया मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन और डिवाइडेड बाई ए जो था उस ए को एरिया लिख करके मैंने छोड़ दिया। ओके, अब आगे देखो मैं क्या करने वाला हूं गाइस, मास को मैंने मास छोड़ दिया, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए मैंने लिखा। अब यहाँ देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मास को मैंने मास छोड़ दिया और एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया ग्रेविटी। क्यों बच्चों? क्योंकि ग्रेविटी भी एक एक्सेलरेशन है, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, आप जानते हो। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक तरह का एक्सेलरेशन का क्वांटिटी होता है, तो ये भी एक एक्सेलरेशन है, इसलिए मैंने यहाँ ग्रेविटी लिख दिया, क्योंकि ग्रेविटी इज इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बाई में एरिया है तो मैंने बाई में फिर एरिया लिख दिया। अब आगे देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस मास को मैं चेंज करूंगा, मास को क्या करूंगा मैं चेंज करूंगा। तो मास को मैंने लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इनटू ये ग्रेविटी था ही तो इसको मैंने ग्रेविटी भी लिख दिया, एंड देन आफ्टर नीचे में एरिया को मैंने लिखा लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या लिखा गाइस? लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब बताइए यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के इधर जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, या इसी को आप सिंपली कर सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये जो हमारा बन जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वही मैंने यहाँ लिखा है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये देखिए मैंने लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ग्रेविटी पहले से था, एरिया पहले से था, उसको मैंने छोड़ दिया। अब यहीं से आगे मैं देखिए क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम को फिर क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, डेंसिटी को रो, ग्रेविटी को जी, और नीचे लेंथ इनटू ब्रेथ को एल इनटू बी। तो गाइस यहां से एल से कैंसिल हो जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा, एंड द रिमेनिंग टर्म्स दैट बी प्रेजेंट हियर इज एच इनटू रो इनटू जी, and it is the pressure in liquids, pressure in liquids। ओके, तो देखा आपने कैसे प्रेशर इन सॉलिड्स जो है वो भी प्रेशर इन लिक्विड्स के इक्विवेलेंट है। लिक्विड्स वाला प्रेशर को मैं सॉलिड से यहाँ चला था, यहाँ किससे चला था, यहाँ पे चला था मैं प्रेशर इन सॉलिड टॉपिक से, प्रेशर इन सॉलिड, सॉलिड्स वाला मैंने लिया था P इज इक्वल टू एफ बाई ए, और यहां से प्रोसीड करके चलते गया, तो फाइनली आपने क्या देखा कि P का वैल्यू ये चेंज होकर के क्या बदल के आ गया है गाइस, H इंटू रो इंटू जी में आ गया है कन्वर्ट होके, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर इन लिक्विड्स कहेंगे। तो ऐसे प्रेशर इन लिक्विड्स एंड प्रेशर इन सॉलिड्स दोनों एक दूसरे से सेम है, लिटिल बिट डिफरेंस बस इतना ही है कि इसके फॉर्मूलाज में थोड़ा सा चेंज है, वो भी इसलिए क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज रहता है। ओके गाइस, सो आई होप सो कि अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अब मूव करते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके गाइस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आते हैं। तो गाइस मैं इसको इरेज करता हूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि नोट्स बनाने में इजी हो। ओके बच्चों,
गाइस अब मूव करते हैं लास्ट टॉपिक पे, डेट इज प्रेशर इन गैसेस। गैसेस के प्रेशर पे मूव करते हैं। तो हम लोग यहाँ टॉपिक लिख रहे हैं प्रेशर इन गैसेस। ओके, तो इसके बारे में क्या होगा, सिंस द गैसेस आर ऑल्सो फ्लो from one point to another point, so it will also exert the pressure in all direction। ये भी all direction में प्रेशर एग्जर्ट करेगा, लाइक द लिक्विड्स, जैसे लिक्विड्स करता था गाइस। क्योंकि गैसेस को तो हम लोग और किसी ना किसी कंटेनर में बंद रखने वाले, तो किसी कंटेनर में अगर गैस को बंद रखिएगा तो यहां से क्या होगा, इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स हर तरफ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, इधर इधर इधर, अप साइड डाउन साइड, लाइक दिस, चारों तरफ ये एक दूसरे से प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो इसका प्रेशर जो होगा ये ऑल डायरेक्शन में होगा, सारे डायरेक्शंस में होगा गाइस। ओके, एंड इसके लिए भी जो फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला सेम होगा एज लाइक द लिक्विड, H इंटू रो इंटू जी। क्योंकि H यहाँ भी डेप्थ को बताता है कि कितना डेप्थ तक गैसेस भरा हुआ है, रो डेंसिटी को कि इस गैस का डेंसिटी क्या है, एंड जी ग्रेविटी को। तो इट इज द सेम एज लाइक द लिक्विड्स। बट गाइस इसी में इसके प्रेशर को एक नया टर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग डिफाइन करके कर सकते हैं कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैसेस present in our atmosphere is called atmospheric pressure। ओके गाइज, ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं, उन गैसेस की वजह से भी एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। ओके, तो उसी प्रेशर को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सपोज करिए कि ये अर्थ है हमारा। ओके, तो अर्थ के चारों तरफ ये एयर का बड़ा सा, आप जानते हो कि एक बड़ा सा एयर का इन्वेलप है इस तरह से। तो एयर का ये जो इन्वेलप है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबसे ज्यादा है, नीचे ग्राउंड लेवल तक ये सबसे ज्यादा है, ऊपर लेवल तक कम ही है, लेकिन नीचे लेवल तक ये सबसे ज्यादा है, मोस्टली है। तो मोस्टली है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का ज्यादा होगा इन द कंपेयर टू एबव डायरेक्शन। इधर का जो प्रेशर होगा वो थोड़ा लो होगा। अब ऐसा क्यों होता है, जरा इसको समझिए। लेट सपोज ये अर्थ है बच्चों, अब अर्थ के जस्ट ऊपर का कोई आप 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस ले लेते हैं या 1 मीटर क्यूब स्पेस ले लेते हैं, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि अर्थ के नजदीक जो है वो एयर का मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा होता है। बट अगर जैसे जैसे आप इससे काफी हाइट ऊंचा चले जाते हो, ये अर्थ से काफी ऊपर चले जाते हो, वैसे वैसे जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे उतना कम प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं ये कम रहते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जाकर के क्या होगा, लो प्रेशर होगा गाइस, और नीचे पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो कह सकते हैं इसमें जो प्रेशर होता है ये भी डेप्थ के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। कह सकते हैं अगर ऊपर से हम लोग डेप्थ को लेकर के चल रहे हो तो डेप्थ के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज हुआ है ना। ऊपर में जो डेप्थ था वो कम था, नीचे में ज्यादा है तो नीचे ज्यादा हो गया। और हाइट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। अगर आप इसको हाइट समझ के चलते हो, हाइट ऊपर की ओर जाकर के हाइट समझ के चलते हो, तो हाइट के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगा एयर का प्रेशर, एंड डेप्थ के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग डेप्थ लेके चलते हैं तो डेप्थ मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन है बच्चों। कभी भी आप डेप्थ मतलब क्या समझते हो, गहराई। तो कोई भी चीज की गहराई नीचे की ओर होती है, ऊपर की ओर नहीं।
तो नीचे की ओर लेके चलेंगे तो नीचे जैसे जैसे ज्यादा नीचे अर्थ की तरफ पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होते जाएगा गैसेस का, इसलिए प्रेशर भी इंक्रीज होगा। बट जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर हाइट की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा गाइस, लो हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? दोनों बातें ध्यान से समझिएगा। अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो प्रेशर लो होगा, लेकिन अगर ऊपर सरफेस से कहीं h हाइट नीचे आते हैं तो प्रेशर हाई होगा। ओके, इज इट क्लियर? सो ये हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस किए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस किए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो यूनिट यूज होता है गाइस, तो इसके लिए जो यूनिट यूज होता है वो क्या होता है ये भी हम लोग देख लें। तो इसके लिए यूनिट यूज किया जाता है एटीएम। क्या यूज किया जाता है? एटीएम, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही नाम दिया जाता है बच्चों, तो इसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बोल करके लिख सकते हो। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम पास्कल में बदलें, मतलब 1 एटीएम का वैल्यू अगर हम इसको पास्कल में बदलते हैं तो ये आता है 101325 पास्कल के इक्विवेलेंट, जो कि काफी ज्यादा है। सिंपली अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो 1 into 10 to the power 5, या सिंपली उतना भी नहीं तो सीधा आप लिख सकते हो 10 to the power 5, क्योंकि 2 4 1 5 0 है, तो 10 to the power 5 पास्कल के नियरली इक्वल में लिख सकते हो। ओके गाइस, तो 1 एटीएम का प्रेशर काफी ज्यादा प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक गैसेस के प्रेजेंस की वजह से है। ओके, अब ये सारा प्रेशर्स का बात हम लोगों तो कर लिए, हम लोग ने कर लिया, तो हमारे पास अब 2 टॉपिक और लास्टली बच जाता है। वो 2 टॉपिक क्या बचता है? इन दोनों के मेजरमेंट का डिवाइस को बनाने में। मेजरमेंट का डिवाइस, जैसे लिक्विड के प्रेशर के मेजरमेंट का भी एक डिवाइस है, गैसेस के प्रेशर का मेजरमेंट का भी एक डिवाइस है। तो इन दोनों डिवाइसेस के बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको दोनों डिवाइसेस के बारे में बताता हूं। So guys, let's start with the manometer first and then after we will study about the barometer. तो 2 डिवाइसेस हैं हमारे यहाँ पे, एक डिवाइस है मैनोमीटर और दूसरा डिवाइस है हमारा बैरोमीटर। यही 2 डिवाइसेस हैं हमें जो इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो गाइस, मैनोमीटर के बारे में मैं बता दूं कि ये क्या होता है। इट मेजर्स द प्रेशर इन लिक्विड्स। ये लिक्विड्स प्रेशर को मेजर करता है, लिक्विड के प्रेशर को। और ये किसके प्रेशर को मेजर करता है? तो ये गैसेस के प्रेशर को मेजर करता है। दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू कैन आल्सो से इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है गाइस। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है।
अब डिफरेंस के अलावा इनका कंस्ट्रक्शन पार्ट्स भी अलग है। जैसे इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट के बारे में अगर हम बताएं, मैनोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है गाइस कि ये बस इसमें एक यू शेप का पाइप होता है, इसको हम लोग यू शेप्ड मैनोमीटर भी कहते हैं। तो इसमें ये यू शेप का पाइप लगा हुआ होता है। ओके, अब इस यू शेप के पाइप में सबसे नीचे में यानी कि सबसे बॉटम में को फिल किया हुआ होता है यहाँ पे मरकरी। क्या फिल किया होता है गाइस? मरकरी। अब हम लोग क्या करते हैं, मरकरी फिल करने के बाद इसमें मेजरमेंट के लिए एक साइड कोई लिक्विड फिल करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कोई दूसरा लिक्विड हमने फिल किया, अप टू h हाइट तक फिल किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो प्रेशर आएगा तब इसकी वजह से यहाँ पे ये अपराइज होगा। तो अगर इधर मैंने कोई भी लिक्विड या कोई भी तरह का चीज मैंने फिल नहीं किया, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड 1, ओके, और ये तो हमारा क्या था, मरकरी था, ये हमारा क्या था, मरकरी था। ओके गाइस, तो इधर अगर कोई लिक्विड आपने फिल नहीं किया है तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं अगर एक्ट हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, क्योंकि हवा का ये प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये कितना ऊपर ले जाता है, यही यहाँ पे रखे हुए स्केल से मेजर हो जाएगा। यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ होगा, इस स्केल के थ्रू मेजर हो जाएगा। स्केल 0, 1, 2 etc इस तरह का प्रेशर का मेजरमेंट रखेगा और इसी मेजरमेंट से हमें पता चल जाएगा कि कितना पास्कल का प्रेशर आया है। ओके गाइस, जितना ये अप्राइज करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है जो मैनोमीटर में होता है। इसमें हम लोग करते कुछ नहीं है, वर्किंग बस इतना ही है कि एक साइड में लिक्विड डाल दो। अब चाहो तो दोनों साइड भी डाल सकते हो। अगर आपको किसी एक लिक्विड के प्रेशर के बारे में पता है, पहले से आपको जानकारी है, तो उस दूसरे लिक्विड को इधर पुट कर दो, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका रिलेटिव प्रेशर निकलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि आपको वाटर का प्रेशर पता है, वाटर का प्रेशर आपको पता है, तो आप एक साइड वाटर फिल कर दो इधर वाले साइड में, और इधर वाले साइड में कोई दूसरी लिक्विड लाइक केरोसिन या पेट्रोल या etc कुछ फिल कर दो। तो इस केरोसिन के डेंसिटी की वजह से जब यहाँ पे प्रेशर आएगा तो ये वाटर अपराइज होगा, ऊपर की ओर आएगा ये वाटर। तो ऊपर की ओर वाटर आएगा, तो अगर वाटर यहाँ से एक यूनिट भी ऊपर आ गया, लेट सपोज 5 से 6 तक आ गया, यहाँ 5 पे था, अब 6 तक ये अपराइज हो गया, तो इसका मतलब वाटर के लिए 1 सेंटीमीटर का जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, जो प्रेशर वाटर के लिए 1 सेंटीमीटर हाइट के लिए एग्जर्ट होता है, 1 सेंटीमीटर इंटू वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ग्रेविटी 9.8, इसको कैलकुलेट करके जो प्रेशर आएगा एग्जैक्टली वही प्रेशर इस केरोसिन का होगा। ओके गाइस, और इस केरोसिन के कितने हाइट के लिए होगा, h हाइट के लिए। केरोसिन का मान लेते हैं यहाँ से ये 3 कॉलम या 4 कॉलम की वजह से आया, तो उसके उतने हाइट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, हालांकि इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे आगे के क्लास में, फर्दर क्लास में 11th 12th में जब आप मूव करोगे तब पढ़ोगे। ओके, तो वहां पे ये आपको ज्यादा क्लियर होगा, वहां पे आप इसको ज्यादा बेटर से समझ सकते हो। अभी बस आप इतना जान लो कि ये यू शेप टाइप का होता है और इस तरह से ये मेजर करता है। ठीक है, जिसमें एक तरफ कोई एक लिक्विड फिल करते हैं, दूसरे तरफ दूसरा लिक्विड, तो ये ऐसा होता है। अब बात रही गाइस यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले मेजरमेंट का, यानी कि बैरोमीटर का। तो बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आसान होता है। बैरोमीटर में एक हम लोग का नीचे एक कटोरी टाइप का या एक कह सकते हैं सिंपली कि एक ऐसा बर्तन होता है, एक ऐसा वेसल होता है जिसका ओपन सरफेस हो, फ्लैट सरफेस हो। इसका सरफेस देखिए काफी फ्लैट है, ओपन है। इस वाले सरफेस में क्या किया जाता है, वही हम लोग का भर दिया जाता है मरकरी। अब उसके बाद किसी स्टैंड या किसी चीज के हेल्प से एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब रख दिया जाता है, जिस ट्यूब में जो है मेजरमेंट लिखा हुआ हो, 0, 1, 2, 3, 4 कॉलम टाइप का ऐसा मेजरमेंट लिखा हुआ बच्चों, ऐसा रख दिया जाता है। तो ऐसा रखने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इस पे प्रेशर आएगा एटमॉस्फेयर का, एयर का, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर आएगा, तो इस प्रेशर से ये लिक्विड को इसके अंदर ये भेजने लगेगा। तो यहाँ भेजने लगेगा तो ये लिक्विड यहाँ पे अपराइज करेगा, तो जितना ये अपराइज किया उतना प्रेशर हो जाएगा। और इस बैरोमीटर वाला मतलब इस वाले पाइप को हम लोग क्या करेंगे, तो इसको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से लाइक कोई स्टैंड वगैरह हो उससे यहाँ पे होल्ड करा के रख देंगे लाइक दिस। ये कोई एक स्टैंड था, स्टैंड से हम लोग इसको कनेक्ट करके होल्ड करा के इन्वर्ट करके ट्यूब को रख दिए। तो इन्वर्ट करके ट्यूब को रख देने के बाद ये बन गया हमारा बैरोमीटर। तो यही गाइस हमारा लास्ट टॉपिक था, एक मैनोमीटर और एक बैरोमीटर।
मैनोमीटर क्या मेजर करता है? प्रेशर इन लिक्विड्स को। बैरोमीटर क्या यूज करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, यानी प्रेशर इन गैसेस को। ओके, सो दिस इज द मेन फैक्टर बिटवीन द मैनोमीटर एंड बैरोमीटर। बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है, इसमें भी यूज हुआ मरकरी और इसमें भी यूज हुआ हमारा मरकरी। इसमें भी मरकरी का ही हम लोग यूज करते हैं, कोई दूसरा लिक्विड नहीं यूज करते हैं, मरकरी का ही यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा आसान होता है, इसलिए इसको करते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर। फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर अब हम लोग का यहाँ खत्म होता है, एंड होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक हम लोग जो है क्या करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आई थिंक फ्रिक्शन है, तो हम लोग फ्रिक्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, सो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि सर आपका पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। अगर आपका कुछ सजेशन हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट हो, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके गाइज, सो तब तक के लिए फिर फाइनली बाय बाय। ओके, आप घर पे रहो, अच्छे से रहो, पढ़ते लिखते रहो। ओके, एंड हैप्पी रहो। बाय बाय।